अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और मेरे इस ब्लॉग डेली पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान पे है। तो एनर्जी क्राइसिस को जानने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी बेसिकली दो किस्म की होती है। पहली होती है एक एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और दूसरा नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो बेसिकली इस किस्म की सोर्सेज होते हैं जो एक हज़ारों साल के प्रोसेस और एक जो मुद्दत होती है उससे बनते हैं, जैसे ऑयल वगैरह या गैस वगैरह। हम सबको पता है कि अब पिछले ज़माने पे जो लोग आए हैं वो मरे भी हैं और बाद पे उनकी जो फॉसिल्स हैं वो ज़मीन के नीचे दब गई हैं। अब वो जो ज़मीन के नीचे जब वो फॉसिल्स दब जाती हैं तो उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है, एक सबसे पहले एक प्रोसेस होता है, टेम्परेचर होता है, हीट होता है, डिकम्पोजिशन होता है और इस तरह चीज़ें होती हैं। तो जब आप इन सब प्रोसेस से गुजरते हैं उसके बाद जो एक वो गैस बनती है, फिर ऑयल्स वगैरह बनते हैं, उसको हम नॉन नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। इसी तरह जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो बेसिकली इस किस्म के सोर्सेज होते हैं जो इंसान खुद से बना सकता है और इसमें कोई इतना प्रोसेस भी नहीं लगता हज़ारों साल का। इस पे आपको कुछ घंटे लग सकते हैं, 1 दिन लग सकता है, 24 घंटे लग सकते हैं, ये इस तरह का। तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इन पे हम काफ़ी किस्म की टाइप्स देख लेते हैं, जिस पे आती है एयर एनर्जी जिसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह जियोथर्मल एनर्जी आती है जो हमें ग्राउंड से मिलती है। हाइड्रो पावर एनर्जी आती है जो पानी से मिलती है और सबसे इम्पोर्टेंट जो सोलर एनर्जी है और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियर एनर्जी। अब बात करते हैं कि जो पाकिस्तान है उस पे एनर्जी क्राइसिस क्यों है, और इसके लिए जो हमें सबसे पहले देखना होगा वो ये देखना होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो क्या है। अच्छा, 1970s पे एक सर्वे किया गया और उस सर्वे से हमें पता लगा कि जो पाकिस्तान पे उसमें अगर हम हाइड्रो पावर, जो पानी से हम पावर बनाते हैं, अगर उसको हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो पाकिस्तान 50,000 मेगावाट तक अपनी बिजली बना सकता है। और इसी तरह एक और सर्वे किया गया, एक इंटरनेशनल सर्वे किया गया इंडिया के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी। उससे पता लगा कि जो पाकिस्तान पे जो सोलर पावर है ना, उससे हम 1 लाख मेगावाट तक एनर्जी पूरी बना सकते हैं। अब जो पाकिस्तान का सिक्का है वो इस तरह का है कि पाकिस्तान को तो पूरा साल जो सनलाइट है वो मिलती रहती है, गर्मियों पे भी मिलती है, सर्दियों पे भी ऐसा मुमकिन नहीं होता कि हमें सनलाइट बिल्कुल ना मिले। कुछ ऐसा दिन होते हैं जिसपे हमें बिल्कुल मतलब सनलाइट इतनी नहीं मिलती, वरना हमें अमूमन सनलाइट मिल रही होती है। इसी तरह जब हम देखते हैं तो हमें पाकिस्तान पे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ है वो तो वाफ़र मिक़दार पे मिलते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान पे इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो फिर ये जो एनर्जी क्राइसिस का जो डंडोरा है ये क्यों पीटा जा रहा है? ये बार-बार एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान पे ख़त्म क्यों हो जाती हैं? जो जवाब है ना इसको कवर करने के लिए जो एक 3 मेन रीज़न्स है ना वो ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान में प्लानिंग डेफ़िसिट नहीं है। यानी कि पाकिस्तान पे जो प्लानिंग का एक प्रॉपर सिलसिला ही नहीं होता। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है नो मिलिटरी रिजाइम। और जो थर्ड पे हमारे पास आता है वो ये आता है कि नो लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब जब हम ये देखते हैं कि ये प्लानिंग और ये सारा क्यों नहीं होता, इसमें तो एक सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि कोई भी जो हुकूमत है ना, वो अपनी एक टेन्योर पूरा कर ही नहीं पाई। एक हुकूमत आती है, वो दूसरी हुकूमत आती है, तीसरी आती है और वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो वो जो एक मतलब एनर्जी क्राइसिस को जो टॉपिक है उसको कोई छेड़ता ही नहीं है। अभी भी हम न्यूज़ लगा के देखें तो एक पेटीएम आ जाती है, उसके बाद दूसरी पार्टी आ जाती है और फिर तीसरी आ जाती है। तो यही मतलब हमारे जो न्यूज़ चैनल्स पे ना चलता रहता है। जो बाकी एक्सपेक्ट्स है ना, उसको तो कोई देखते नहीं। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि अगर किसी की हुकूमत जाने लगती है, तो वो फ़ोकस कर लेते हैं ब्रिज बनाने पे या इस तरह की चीज़ों पर, वो भी ब्रिज कोई काम का बनता नहीं है। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं वो रह जाती हैं एंड पे ही और बाद में हमें एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो अब जब पाकिस्तान पे इस तरह की जो रीन्यूएबल एनर्जीज़ हैं, इस पे अगर पाकिस्तान पे बात ही नहीं होगी तो पाकिस्तान को तो अल्टीमेटली नॉन रीन्यूएबल एनर्जी के पास जाना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान पे अगर हम असासे देखें नॉन रीन्यूएबल एनर्जी के, तो पाकिस्तान पे तो है ही नहीं कोई सिवाय गैस के। और जो गैस भी है वो भी लिमिटेड मिकदार पे हमें मिलती है। अभी भी हमारा सर्दियों पे भी क्या हाल है हम देख रहे हैं अपनी। तो जब पाकिस्तान को रीन्यूएबल एनर्जी भी नहीं मिलेगी, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी भी उनको लिमिटेड मिलेगी, तो पाकिस्तान को तो खुद ब खुद अल्टीमेटली उनको इंटरनेशनल बैंक्स के पास जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल बैंक से हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी लेने के लिए हमें तो डॉलर्स चाहिए होंगे। डॉलर्स हम किस तरह चाहिए? डॉलर्स हम इस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें डॉलर कमाने पड़ेंगे। डॉलर कमाने में हमारा अलग खर्चा लगेगा, उसके बाद हम वो जाके डॉलर उनको देंगे, उसके बाद जाके वो हमें वो रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो एक अलहदा अलग से बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। अब जब ये इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा पाकिस्तान पे, तो इसके बाद तो पाकिस्तान पे पावर शॉर्टेज हो जाएगी। पावर शॉर्टेज से हमें जो 2 मेन नुकसान हो रहे हैं,
उसमें सबसे पहले तो आएगा जो हमारी डोमेस्टिक लाइफ़ है, जो नॉर्मल पीपल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वो तो मतलब डोमेस्टिक लाइफ़ सारी ख़राब हो जाएगी और बल्कि हो भी रही है। और दूसरा तो हमें मतलब ऑटोमैटिकली यूपीएस पे आना पड़ेगा, जनरेटर पे आना पड़ेगा और वो भी काफ़ी आवाम उस पर आ गई है। इससे खाली प्राइवेट सेक्टर को नहीं, इससे बल्कि वो गवर्नमेंट सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। इससे आगे हमें क्या नुकसान पहुँचेगा, हमारे तो जॉब्स चली जाएँगी, जिनकी जॉब्स हैं, जिन मतलब काम नहीं सही से होगा, पावर शॉर्टेज होगी तो वो भी नहीं सही हो पाएगा, काम भी नहीं, इंडस्ट्रियाँ नहीं चल पाएगी, आगे लोगों की जॉब्स चली जाएँगी और इस तरह हमें बहुत नुकसान पड़ेगा। तो वो जो अब जो ये नुकसान हमें पड़ेगा उसको उसको भी आगे गवर्नमेंट कम करने के लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट रेंटल पावर प्लांट्स ले लेगी या इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स ले लेगी। अब उसके लिए ये है कि जो बाहर से इन्वेस्टर हैं या फिर जो यहाँ के इन्वेस्टर हैं जो बाहर से यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करके दे रहे हैं, वो तो अपना डबल मुनाफ़ा लेगी, वो भी हमें महँगी देगी। तो जब वो हमें चीज़ें रिसोर्सेज़ महँगे देगी, तो पाकिस्तान को तो फिर भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आगे हम पाकिस्तान को देखें, तो हम तो कर्ज़ों पे डूबे हुए हैं। आईएमएफ ने भी हमारा बेड़ा किया हुआ है। तो इस तरह तो हमारा सारा नुकसान हो जाएगा। अब ये जो सारा जो हम नुकसान देख रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे साथ एक नुकसान होगा, वो ये होगा कि हमें पॉवर्टी का शिकार करना पड़ेगा। पॉवर्टी के अलावा हमें जब देखेंगे कि हमारे मुल्क पे रिसोर्सेज़ ही नहीं है, तो हमारे तो मुल्क पे पैनिक क्रिएट हो रहा होगा। अभी भी हम ये देखें कि ये जो अभी बात हो रही है कि रिसोर्सेज़ डेफ़िसिट है, आटा ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ये भी बेसिकली यही सिलसिला है। अब पाकिस्तान पे आटा तो ख़ैर ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं स्पेशली ऑयल वग़ैरह, ये ख़त्म हो जाएगी, जिससे हमें आगे बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आगे यही है कि हम दुआ ही कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान का जो सिलसिला है वो सारा अच्छा हो, पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल अच्छी हो, कोई एक अच्छी कोई आए, कोई पार्टी आए, जो हुकूमत आए, जो इस चीज़ को मतलब ओवरकम करे, ताकि पाकिस्तान पे ये जो एनर्जी क्राइसिस है इसके बारे में बात हो सके। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ हैं पाकिस्तान उनको इस्तेमाल करके कुछ अच्छा कर सके। अल्लाह हाफ़िज़।